नमस्कार दोस्तों, वेदांग चेतना ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म में मैं सुनील दुबे आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आपके समक्ष उपायों को लेकर के चर्चा की कि क्या उपाय काम करते हैं। मैंने थोड़ी सी विवेचना आपके सामने रखी कि उपाय दरअसल किस तरह से काम करते हैं। आज मैं आपके सामने इस विषय को रखने का प्रयास करूंगा कि उपायों के नाम पर क्या आपको बहुत खुश होने या बहुत डरने की ज़रूरत है। क्या खुश होने से मेरा आशय है कि आप उपायों पर इतना निर्भर हो जाएं कि अपने प्रयास बंद कर दें। डरने से मतलब ये है कि कुछ विधाएं ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि ये कर लिया तो वो हो गया, वो कर लिया तो वो हो गया। किस हद तक इन बातों का प्रभाव है उसकी चर्चा मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे मित्रों, ज्योतिष के क्षेत्र में कई प्रकार की विधाएं हैं, लेकिन उन सब की जो मूल जननी है वो वैदिक ज्योतिष ही है। कुछ विद्वान वैदिक और पाराशरी ज्योतिष को भिन्न भिन्न कर देते हैं। इस वैदिक ज्योतिष की प्रणाली से ही हर कालखंड में प्रचलित और जन्म लिए विद्वानों के अपने प्रयास से एक विभिन्न प्रकार की शाखा का जन्म होता है और उस शाखा के नाम से ही उस ज्योतिष की विधा धीरे धीरे विकसित होकर के आगे बढ़ जाती है। किंतु आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि सबकी जननी एक ही है, जो कि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। सामान्य रूप से हम उसे पाराशरी ज्योतिष कहें तो कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि महर्षि पाराशर ने पाराशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ से ही ज्योतिष के सभी मूल विधाओं को प्रकट किया। उसके बाद उसकी भिन्न भिन्न शाखाएं बनी। आजकल केपी एस्ट्रोलॉजी, नंदी नाड़ी, 27 प्रकार की नाड़ियों की चर्चा है। सभी विधाएं हैं, सबका सम्मान है, सबके विद्वानों को नमस्कार है, लेकिन सबकी जड़ तो यही है, वैदिक ज्योतिष। इसके साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बेल्ट पर, स्पेशली पंजाब और दिल्ली हरियाणा के बेल्ट पर एक विधा जिसको लाल किताब कहते हैं वो बहुत प्रचलित है। लाल किताब भी एक बड़े विद्वान व्यक्ति रहे, उन्होंने लिखी और इसका पहला एडिशन आई थिंक 1929 के आसपास आया और 1952 अर्थात 1952 पर इसका तीसरा या चौथा संस्करण आया था। वो हस्तलिखित थी, बड़े महान विद्वान थे, शर्मा जी हैं, गिरधारी लाल जी के नाम से वो प्रकाशित हुई, लेकिन उनका एग्जैक्टली नाम कुछ और ही था। उनके द्वारा लाल किताब का विकास किया गया। तो लाल किताब के कुछ सिद्धांत अपनी तरफ से रचे गए, लेकिन उनका मूल आधार क्या था? वैदिक ज्योतिषी थी। तो लाल किताब में मैं उसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? उपायों की बड़ी प्रसिद्धि है, उपायों को लेके बहुत सारा काम किया जाता है और लाल किताब के जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो उपायों की दुनिया में खुद भी रमे हैं और लोगों को ऐसे रमा देते हैं और ऐसे डरा देते हैं कि जैसे पूरी ज़िंदगी इन ग्रहों के आसपास और इनके उपायों पर ही चलेगी। मैं आपको इससे निकालना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं चर्चा करूँगा कि उपायों को लेकर बहुत प्रसन्न होना है या डर जाना है। इन दोनों से आपको निकालने का प्रयास करूंगा और समझाऊंगा कि यथार्थ क्या है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया कि उपाय तो काम करते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या है, उनकी सीमा क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी भी चर्चा अनिवार्य है। तो मित्रों, मैं आपको पहले बताऊं कि निश्चित रूप से एक एस्ट्रोलॉजर का योगदान है कि वो आपको सही उपाय बताए, सही मार्गदर्शन करे और समय के साथ साथ आपको अच्छाइयों और बुराइयों के प्रति सचेत करे, जिससे आप ये समझ पाएँ कि नहीं, इस कालखंड में हमें कुछ इस ढंग से करना है। मैं चर्चा कर रहा था कि ग्रहों का नेचर कैसे है, उनकी स्क्रिप्ट कैसे काम करती है, इस पर हम लोग पहले काम करें। देखें, कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। 12 भावों में हर एक विषय का अपना एक निश्चित भाव निश्चित है, फिक्स है।
जैसे प्रथम भाव तन भाव अर्थात व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसका व्यक्तित्व, ये महत्वपूर्ण चीज़ें लग्न से देखी जाती हैं, जिसको हम लोग प्रथम भाव। दूसरा भाव धन की स्थिति, पैतृक संपत्ति, मुख्य रूप से कुटुंब की स्थिति। तीसरा भाव, अभी इसमें बहुत सारे सूक्ष्मताएं हैं लेकिन उनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं आपको मोटा मोटा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा भाव भाई बंधु, चौथा भाव सुखेश, सुख का भाव, भूमि भवन वाहन का भाव, पांचवा भाव विद्या संतान इत्यादि का। इस तरह से 12 भाव हैं और 12 भावों के अपने विषय हैं। और उसके बाद ग्रह हैं, नवग्रह हैं, ये अलग अलग भावों में कुंडली में बैठते हैं। जैसा कि आप एक कुंडली देख पा रहे हैं कि इस कुंडली में 12 खाने हैं, 12 भाव हैं, उनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखी हुई राशियां हैं और उसमें कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट है। ये कुंडली का मुख्य आधार है। इस प्रकार की कई सारी कुंडलियां बनती हैं लेकिन लग्न कुंडली प्रमुख है। अब इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करें कि किसी भी विषय के कारकत्व में कमी या उसकी समृद्धि के 2 आधार हैं, एक तो भाव और दूसरा ग्रह। अब यहीं से समझें कि उपाय किसका करेंगे। मैं इस पर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। भाव खराब है तो हमें उस पर कंसंट्रेट करना होगा। अगर ग्रह खराब है तो हमें उस पर कंसंट्रेट करना होगा। अब यहाँ पर समझें, कोई भी ग्रह किस तरह से खराब हो सकता है। एक तो उसका प्लेसमेंट सही घर में ना हो, दूसरा उस पर दृष्टि कुछ अशुभ ग्रहों की हो, और भी कई स्थितियां बनती है कि मैं मोटा मोटा समझा रहा हूं। मैं क्या समझाना चाहता हूं कि भाव का खराब होना और ग्रह का खराब होना, और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि किसके द्वारा कोई ग्रह या कोई भाव खराब हो रहा है, अर्थात खराब करने वाला। अब यहाँ पर 3 बिंदु को समझें। भाव का खराब होना, ग्रहों का खराब होना और ग्रहों के द्वारा खराब होना, खराब करना अर्थात खराब करने वाले ग्रह। ये 3 बातें, ये ट्रिनिटी हुई। यहीं से उपाय शुद्ध रूप से निकलते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि जिस तरह से सामान्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था में है कि जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, तो उन्हें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारे नहीं हैं, हमें चिंता उनकी करनी है। तो उनके लिए बहुत सारा काम किया जाता है, योजनाएं, प्रलोभन, ये वो, कि वो वोटर्स हमारे बढ़ जाएं, हमारे अनुकूल काम करने लगे। कुछ इसी तरह की लॉजिक ज्योतिष की दुनिया में ग्रहों के साथ लगाया जाता है। ये अलग बात है कि ये किस स्तर पर काम करती है, ये विचारणीय प्रश्न है। अर्थात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उपायों में हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो हमें समर्थन दे रहे हैं तो वो तो दे ही रहे हैं, वो हमें फ्लोरिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमें पीड़ा दे रहे हैं, जिनकी वजह से पीड़ा है, जो ग्रह कमज़ोर हो करके पीड़ित कर रहा है, खुद पीड़ित हो रहा है, हमें दृष्टि वहाँ पर देनी है। और ऐसा ही होता है तो हम उनके उपाय सजेस्ट करते हैं। तो अब उनके उपाय किस ढंग से सजेस्ट किए जाने चाहिए, तो मैं इसीलिए बताता हूँ मित्रों कि ये आसान विषय नहीं, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटिव विषय है। और इसके कॉम्प्लिकेशन से निकलने के लिए आपको एक कुशल एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना ही होगा। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल आप मेरे से संपर्क करें, मैं आपको सही सलाह दूंगा। और सही सलाह के लिए ही एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में मैं काम कर ही रहा हूँ। ये जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ पा रहे हैं कि मेरी एस्ट्रोलॉजी का आधार ही है जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी करना। तो जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, अब यहाँ समझें लॉजिक को, जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं उनका उपाय भिन्न होगा, जो ग्रह पीड़ित हो रहा है उसका उपाय भिन्न होगा, जो भाव पीड़ित हो रहा है उसका भी उपाय भिन्न होगा।
अब अगर इस ढंग से हम उपायों को समझ पाएं तो निश्चित रूप से ये काम करेंगे। अब दूसरा दृष्टिकोण लें कि क्या उपायों के नाम पर डरना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं डरने की ज़रूरत है। कैसे नहीं डरने की ज़रूरत है? जैसे कह दिया गया कि लाल किताब इस पर ज़रूर फोकस करती है कि अब किसी का चंद्रमा अष्टम भाव में चला गया या छठे भाव में चला गया तो पानी का दान ही ना करे, कुआं ही ना खुदवाए, ट्यूबवेल ही न लगवाए, समरसेबल ही न लगवाए। कुआं खुदवा दिया, ट्यूबवेल लगवा दिया तो उसका नाश हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इस पर कई लोग अपनी सहमति भी दिखते मुझे मिले। उन्होंने बाखूबी स्वीकार किया, यस यस ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे से ऐसे घटा, ऐसे से ऐसे घटा। नहीं, कदापि नहीं डरने की ज़रूरत है। मैं इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता। आवश्यकता किस चीज़ की है कि अगर वह ग्रह आपका कारक है और पीड़ित भावों में बैठा है तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का दुरुपयोग न करें। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो आपको कुछ स्तर तक पीड़ा उठानी पड़ेगी। तो ये सूक्ष्मता कैसे पता चलेगी? ये तो एक कुशल एस्ट्रोलॉजर के निर्देशन से ही आप जान पाएंगे ना। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। स्टोन्स का बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखी गई है स्टोन्स के सजेशन में। ये काम करते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से ये काम करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैंने भी धारण किया है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये किस तरह से काम करते हैं इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। इस पर भी बहुत सारे मिथक हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि 6, 8, 12 भाव, इन्हें जो कि त्रिक भाव कहा जाता है, पीड़ा का भाव कहा जाता है, इसमें कोई ग्रह बैठ गया तो हमें उसका स्टोन नहीं पहनना चाहिए। ठीक। दूसरे लोगों का मत है कि 6, 8, 12 भावों के जो मालिक हैं हमें उनका स्टोन नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो नाश कर देंगे। यथार्थ बात क्या है? कुशल एस्ट्रोलॉजर से जब आप मिलेंगे, स्पेशली जिन्होंने गुरु से प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखा है, तो वो किस आधार पर सलाह देंगे वो पूरी बात तो मैं यहाँ स्पष्ट नहीं करूँगा, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन एक आपको ग्लिम्स देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का अगर कोई ग्रह कमज़ोर है और उसके कारकत्व में कमी है, बहुत बड़ी आवश्यकता है तत्काल में रेमेडी की, तो आप उसका स्टोन दीजिए और उसका प्रभाव पॉजिटिव मिलेगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति हेल्थ कारणों से, हेल्थ इश्यूज़ से बहुत पीड़ित है, मृत्यु की स्थिति में नहीं है लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट है, उसे ठीक होने की ज़रूरत है। अब ये देखा गया कि मंगल पीड़ित अवस्था में है, तो निश्चित रूप से आप उनको मूंगा दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। आगे के लिए एस्ट्रोलॉजी से संपर्क करें, एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें, वो बताएगा कि इसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टोन अपने कारकत्व, अपनी लॉर्डशिप और अपनी स्थिति, जिस भाव में वो स्थित है उसका भी प्रभाव देता है। मान लीजिए आपने अनजाने में किसी स्टोन को धारण किया, किंतु अगर वो 6, 8, 12 के भावों में स्थित है तो इस भ्रम से दूर हो जाए कि वो तुरंत डैमेज कर देगा, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ख़ास तौर पर जो क्रूर ग्रह हैं जैसे कि राहु है, मंगल है और शनि महाराज हैं, इन ग्रहों के स्टोन्स को समझने के पहनने से पहले थोड़ा सा विचार करना बहुत आवश्यक होता है। अब इसकी और तकनीक क्या है? बड़ी सूक्ष्मता है लेकिन यहाँ पर मैं मोटा मोटा स्पष्ट करूँगा। और इसकी तकनीक क्या है कि केंद्र में और त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह अगर वो कमज़ोर स्थिति में हैं और उनका कारकत्व प्रभावी हो रहा है, आपको उससे लाभ चाहिए, तो वो स्टोन आप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये सारी सलाह, इसके लिए वर कुंडलियों की भी स्थिति देखी जाती है, नक्षत्रों की भी स्थिति थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी चीज़ होता है गोचर की स्थिति क्या है, यह भी ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई स्टोन आपका कारक है लेकिन वो गोचर से त्रिक भावों में मूव कर रहा है, प्लेस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा।
लेकिन निश्चित रूप से वो फ़ायदा करेगा। अब स्टोन्स को लेकर के ये चीज़ समझना है कि मुख्य रत्न या उपरत्न इनमें से कौन अच्छा काम करता है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इनट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी रत्ती होनी चाहिए, ये एक एस्ट्रोलॉजर का विषय है और इसके लिए निश्चित रूप से आप एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें तो आपको लाभ होगा और लाभ होता ही है। इसके अलावा इष्ट आराधना, जैसे किसी भी ग्रह से संबंधित उनके इष्ट देवता हैं जिनसे वो नियंत्रित हो जाता है। जैसे राहु केतु की बहुत बड़ी समस्या हो तो माँ जगदम्बा की आराधना करने से लाभ प्राप्त होता है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, मेरी सलाह से लोगों का कल्याण हुआ है। मंगल समस्या ज़्यादा कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा से भी, आराधना से, सेवा से, उपासना से लाभ प्राप्त होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उस ग्रह की ही शरण में जाया जाए जिस ग्रह से ट्रबल है। अब स्पेशली यहाँ पर वो वाला बिंदु जो मैंने अभी इस क्लास में पहले बताया कि जो ग्रह परेशान कर रहा है, करने का कारण है, कारक है, उस ग्रह से अगर हाथ जोड़ के विनती की जाए कि भाई थोड़ी सी दया करो तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। तो जो ग्रह पीड़ा दे रहा होता है उससे संबंधित हम मंत्र जाप, अनुष्ठान इत्यादि करवा सकते हैं। और यहाँ पर अनुष्ठान के संबंध में एक ज़रूरी बात आपके सामने रखूं कि आप प्रयास करें कि कुशल और कर्मकांडी ब्राह्मण से अनुष्ठान, संपूर्ण अनुष्ठान करवाएं। एक प्रॉपर मंत्र जाप और पूरी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था का समुचित रूप से आप पालन करें, जिसको हम लोग ग्रह शांति की बात करते हैं। तो कई लोग यहाँ पर, ये स्पेशली दिल्ली के बेल्ट में चल रहा है कि कई लोग कह रहे हैं शांति मतलब वो ग्रह शांत हो गया, उसका प्रभाव इस स्थिति में हो तो शांत कराएं, इस स्थिति में हो तो शांत ना कराएं। नहीं, शांति का मतलब है कि उस ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त हो। तो प्रसन्नता प्राप्त होने से उससे प्राप्त होने वाले दंड में कुछ कमी आ सकती है। यह है शांति कराने का लॉजिक। अब अगली बात है दान। दान निश्चित रूप से काम करता है, बिल्कुल ही आप दान की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं और इंस्टेंटली काम करता है। अब दान की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि क्विंटल 2 क्विंटल या हज़ारों लाखों की व्यवस्था हो तो दान करें। छोटे छोटे स्तर पर भी हम दान की प्रक्रिया को कर सकते हैं, कंटिन्यूअस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा लाल किताब के भी संदर्भ को लिया जाए कि लाल किताब में दरअसल जो उपाय हैं उनको टोटके कहे जाते हैं। मैं तो टोटका कहना बेहतर समझता हूँ, लेकिन ये बुरे संदर्भ में नहीं, ये बड़ा पॉजिटिव है। तो यही दान के सिद्धांतों से निकले हुए जो टोटके हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको हमने कंटिन्यू कर दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, बुध आपके ख़राब हैं तो पक्षियों को दाना देना बहुत फ़ायदेमंद है। कई लोगों को मैंने ये सलाह दी है, उन्होंने लाभ उठाया है। केतु और राहु बहुत परेशान कर रहे हैं तो सतनाजा, सप्तधान्य जिसको बोलते हैं, उसका दान करना या पक्षियों को देना, ये बहुत काम करता है, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इसी तरह से गुड़ और चना की दाल का दान या गैया को खिलाना, ये सारे दान। और इसके अलावा अगर आप सक्षम हैं तो थोड़ा बड़े मात्रा में, भारी मात्रा में भी उचित और समुचित दान करने से ग्रह शांति प्राप्त कर सकते हैं, ग्रह पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपाय है कर्मा अलाइनमेंट। तो कर्मा अलाइनमेंट से क्या आशय है? दरअसल कुंडली को मैंने पिछली वीडियो में स्पष्ट किया कि कुंडली क्या है, कर्मों का ही बंडल है जो हम पूर्व जन्म से लेके इस जन्म में आए हैं और उसे भोग रहे हैं, अच्छा और बुरा। तो उन कर्म के उस संग्रह में जो कुछ भी गड़बड़ हमने किया है उसके अनुसार स्क्रिप्ट बनती है, और उस स्क्रिप्ट को एक कुशल एस्ट्रोलॉजर अगर आपको बताता है तो अगर आप उसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए गुरु आपके खराब हो गए। अब गुरु खराब हो गए तो पक्का है कि आपने पिछले जन्मों में कुछ विद्यालय, ब्राह्मण, गुरुओं का अपमान किया होगा, शिक्षा इत्यादि में बाधा या अवरोध उत्पन्न किया होगा,
ये सारे कर्म किस स्तर के हैं वो तो अलग विषय है, लेकिन इसी तरह का कुछ आपने काम किया तो गुरु आपके गड़बड़ हो गए। तो निश्चित रूप से उस स्क्रिप्ट को कुशल एस्ट्रोलॉजर पढ़ेगा और कुछ आपको विशेष प्रकार के एक्टिविटीज़ को अपने जीवनचर्या में शामिल करने की बात करेगा, तो उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए मंगल की खराबी आपके साथ आ रही है, तो मंगल जमीन का भी कारक है और छोटे भाइयों का भी। तो अगर जैसा मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं, ऐसी स्थिति में ये कह दिया जाए कि छोटे भाइयों का थोड़ा ध्यान रखें, उन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं, उन्हें दान करें, उनकी व्यवस्था करें, उनकी चिंता करें, उनका पालन पोषण करें यथासंभव, तो आप देखेंगे कि आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से कर्मों के अलाइनमेंट की एक निश्चित तकनीक है, वो भी बहुत काम करती है। तो उपायों में ये भी काम करती है। अब इस पूरी व्यवस्था से आप यह समझ गए होंगे कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुशल एस्ट्रोलॉजर के संरक्षण में ही प्रयास करें कि आप उपाय सीखें और उपाय करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगले वीडियो में मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा कि किस तरह से उपायों को सुझा करके लोगों का कल्याण मेरे द्वारा हुआ, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।